हेलो, गुड मॉर्निंग। हम्म। वॉइस वाइस सब क्लियर है ना? सब ओके? पूजा सिंह, श्रुति, सुमित, विमल, शिव, सौरभ, आकांक्षा, अरशद, अरुण, आशा, अदिति, पिंकी, रंजना, रोज वाले लोग ऐड हो गए हैं। रोहित, रिया, पंकज, विजय, महिमा, विनय। चलिए, बाकी ठीक है। तो हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे हैं। मुगल वंश में हम लोग पढ़ रहे हैं, बाबर को पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं किसको? बाबर के बाद किसको पढ़ लिया? हुमायूं को। अब हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर। अकबर आएगा, अकबर द ग्रेट। चलो, आप बताओ, हम उसकी महानता को बताएं या कैसा है वो बताएं? चलो, दोनों बता देंगे, ठीक है। पहले वो बता देंगे जो इसका एग्जाम का क्वेश्चन है। पहले आप ये जान लो, हमारे जो अकबर द ग्रेट महान है वो कौन है। भाई, नंबर भी पाना है। फिर हम बताएंगे कितने महान है, ठीक है। तो परिस्थितियों को समझते हैं इस समय कि परिस्थितियां क्या चल रही हैं। हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, और कैसे मृत्यु हुई है आपको हमने पिछले उसमें बताया था। अब आज का टॉपिक अकबर है हमारा, लेकिन थोड़ा सा हम उसको कनेक्ट कर लें पीछे से, फिर अकबर शुरू करते हैं। तो हुमायूं अपने जो दीन पनाह उसने शहर बसाया था दिल्ली में, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके वो निपट गया, ठीक है। मर गया वो। ये बात चल रही है 1555 में। वो सरे हिंद का युद्ध जीता है 1555 में, और पूरा दिल्ली पे अधिकार वगैरह हो गया था उसका। आपको पता है, ईरान से लौट के जब आया था काबुल कंधार जीतते हुए। तो 1515 में सरे हिंद का उसने युद्ध जीता था। उसके 6 महीने बाद ही वो मर गया। लगभग 1556 में मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी के मंथ में ही वो मर गया है, ठीक है। तो क्योंकि नया साल शुरू हो गया था, तो 1556 माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका मकबरा बना है 1569 में, जो उसके हाजी बेगम ने बीवी ने बनवाया था, ठीक है। फिर अकबर ने भी जाके हुमायूं का मकबरा बनवाया। तो हाजी बेगम ने जो बनवाया था, तो वो 1569 में बनवाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मृत्यु 1569 में हुई है। जहांगीर, सॉरी, हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई है। वो जब इतनी दिन जिंदा नहीं रहा, वो गिरा, और 5-6 महीने के बाद जब जीता था, उसके 5-6 महीने बाद ही वो मर गया था। तो ये कहानी खत्म हो गई। इस समय जो अकबर है वो पंजाब में एक जगह पड़ रही थी, बोलते हैं उसको कलानौर। कलानौर बोला जाता था। तो कलानौर एक जगह, अकबर वहां था। असल में अकबर यहाँ दिल्ली में नहीं था। तो जब हुमायूं की मौत हुई यहाँ पर दिल्ली में, तो अकबर उस समय कलानौर में था, पंजाब में, और बैरम खां साथ में था, ठीक है। तो जैसे यहाँ इसकी मृत्यु का समाचार उसको मिला, अकबर को, तो अब मुसीबत ये हो गई कि भैया अब उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली पे बहुत सारा बवाल हो जाएगा। अकबर बहुत छोटा था उस समय। अब अकबर की उम्र बहुत ज्यादा रही होगी, तो 1542 में जन्म हुआ था, और 1556 में बैठा है वो। तो लगभग 14 साल के आसपास की उम्र। तो क्योंकि अकबर की जो जन्म हुई थी वो अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ हुआ है। तो अमरकोट के एक राजा थे वीरसाल, उनके घर पे हुआ था अकबर का जन्म। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अकबर भारतीय है, भारतीय, भारतीय, ठीक है। तो जब वो हुमायूं असल में पीछे भाग रहा था, वो छोड़ करके, जब दिक्कत उसको हो रही थी, तो उन्होंने शरण दी थी अमरकोट के राजा ने। तो अमरकोट के राजा ने शरण दी थी, तो उनके यहाँ ही अकबर का जन्म हुआ था। फिर कुछ दिन बाद वो ईरान चले गए थे। तो जो हुमायूं है, तो ये जो अकबर है वो कामरान के हाथों में पड़ गया था, ठीक है, जो इसका चाचा था। तो यहाँ से चीजें चल रही थी। तो 14 साल की उम्र में अकबर को राजा घोषित किया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया।
और ये कहाँ पर इसका राज्याभिषेक हुआ है, तो कलानौर में हुआ है, पंजाब में, दिल्ली में नहीं हुआ है, क्योंकि वो दिल्ली में था ही नहीं उस समय। ठीक है, तो 14 साल की छोटी सी उम्र में अकबर सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब ये सिंहासन पे बैठा तो अभी वो पंजाब में ही है। दिक्कतें यहाँ भी चल रही हैं, मतलब यहाँ पर भी बहुत आसान चीजें नहीं थी परिस्थितियों की। अभी एक एक करके समझाते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये 2 लेक्चर में खत्म होगा, बड़ा टॉपिक अकबर। तो अकबर का पहले तो समझ लो कि जन्म समझ लो। ठीक है, जन्म याद कर लो, 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ हुआ है। ठीक है, हम जरा नोट्स दिखा दे उसके बाद समझे ना, जिससे थोड़ा आइडिया बनता रहे आपको। अकबर, चलो ये देखते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक, पहला पॉइंट, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। पिता इसके कौन है? हुमायूं। और अकबर को ये फरजंद बुलाते थे, तो जो हुमायूं है वो अकबर को फरजंद बुलाता था। ठीक है, अच्छा, राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो 1556 में कलानौर पंजाब में हुआ है। ठीक है, कलानौर पंजाब में इसका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बैरम खां का संरक्षक कौन था? सॉरी, अकबर का संरक्षक कौन था? क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, और वो उसका वजीर भी था, जिसको खाने खाना की उपाधि मिली थी। खाने खाना की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये समझिएगा, इतना पॉइंट अभी हम इसको क्लियर करते हैं। तो बैरम खां का नाम याद कर लो। बैरम खां की मृत्यु हुई थी 1560 में, तो अकबर का विवाह हो गया बैरम खां की पत्नी से, जो उसके माँ के समान थी। माँ हो गई ना ये एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि बैरम खां उसका संरक्षक है, ये पिता टाइप का था। ठीक है, और ये उसकी माँ के समान है, और इसका विवाह होगा अकबर से। ठीक है, तो बैरम खां की पत्नी से विवाह हो गया अकबर का। अच्छा, और दोनों का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। बैरम खान और बैरम खां की पत्नी से जो पुत्र हुआ था वो आगे चल करके अब्दुल रहीम खाने खाना कहलाएगा। ठीक है, और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को हेमू और मुगल सेना के बीच। तो अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ा समझा रहे हैं, ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हम थोड़ा डिटेल से इसको समझा देते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट समझना है। अकबर का जन्म समझ गए, दूसरा राज्याभिषेक समझ गए, तीसरा पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 और बैरम खां। चलिए बात करते हैं इसकी हम लोग। ठीक है, तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर तो अब हम इस चीज को क्लियर करते हैं। पहले ध्यान समझना, जन्म का समझ में आ गया। हुमायूं जब वापस भाग रहा था, जब वो शेरशाह ने हरा दिया था, तो अमरकोट के राजा ने उसको शरण दी थी, जहां अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, 20 साल के। फिर अकबर ईरान चला, सॉरी, हुमायूं ईरान चला गया था, और फिर जब वो लौट के आया 1545 में, काबुल वगैरह को जीता, उसके बाद उसने दिल्ली पे अधिकार किया, जिसमें सरे हिंद का युद्ध हुआ था। सरे हिंद में किससे युद्ध हुआ था ये समझ लीजिए जरा, बता देते, हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर रहे चीजें। सरे हिंद में जो 1555 का युद्ध हुआ था, उसमें असल में सिकंदर शाह से युद्ध हुआ था। सिकंदर शाह सूरी, ये कौन है? सूर साम्राज्य का एक शासक है। अब असल में क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं इतिहास में, समझ में नहीं आता कि किसको क्या करे, तो इसको समझना बड़ा जरूरी होता है चीजों को। तो अब क्या है पॉइंट कि असल में जब शेरशाह सूरी 1540 से 1545 में मर गया था कालिंजर के उसमें, और कालिंजर के बाद जब वो मरा था तो उसका पुत्र इस्लाम शाह बैठा था गद्दी पर। ठीक है, इस्लाम शाह के बाद भी बैठा था, कई शासक हुए। ठीक है, उसमें फिर एक आया था आदिल शाह, और सिकंदर शाह भी एक सूर साम्राज्य का ही था। तो 2-3 नाम मिलते हैं। तो सिकंदर शाह को हराया इसने, तो सिकंदर शाह सूरी जो सूर साम्राज्य का है, जो दिल्ली पे शासन कर रहा था उस समय, वो पंजाब भेजा गया था, और पंजाब में उस सिकंदर शाह सूरी को हराया था हुमायूं ने। ध्यान रखिएगा, जो सरे हिंद का युद्ध हुआ है 1555 में। तो हरा जरूर दिया है, लेकिन सिकंदर सूरी अभी भी बचा हुआ है, अभी है वो पंजाब वाले क्षेत्र में। तो जब अकबर शासक बनता है तो इसके पास चुनौतियां क्या थी?
एक तो सिकंदर शाह जो जिसको हुमायूं ने हराया था सरे हिंद में, वो अभी भी जिंदा था और पंजाब के क्षेत्र में अधिकार कर रहा था। सूर साम्राज्य का एक शासक था आदिल शाह, इसको अंतिम शासक माना जाता है सूर साम्राज्य का। तो आदिल शाह चुनार के एरिया में कर रहा था, मिर्जापुर से लेकर के बिहार तक का जो क्षेत्र था उसमें आदिल शाह था। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसको याद रखना है आदिल शाह को। सिकंदर शाह भूल जाओ तो भी ठीक है, आदिल शाह को याद रखना है। एक और शासक था सूर साम्राज्य का ही, वो था इब्राहिम। तो 3 लोग थे इस समय जब अकबर था। तो अकबर जब राज्याभिषेक किया है तो इस समय सूर साम्राज्य के 3 लोगों का प्रभुत्व था अलग अलग क्षेत्रों पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आदिल शाह में एक सेनानायक था जिसका नाम था हेमू, और जिसको कहा जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगर आप थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री सुने होंगे तो हेमू के बारे में नाम सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो। ठीक है, तो हेमू जो है ये हिंदू राजा बोला जाता है हेमू। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का इसको नाम दिया जाता है। ये आदिल शाह जो सूर साम्राज्य का या अफगान साम्राज्य का अंतिम शासक है, ये इसका सेनानायक है हेमू। अच्छा, हेमू पहले कौन था? तो जब ये इस्लाम शाह, जब शेर शाह सूरी का बेटा बैठा था गद्दी पर, तो ये इस्लाम शाह के उसमें बाजार अधीक्षक था, बाजार की निगरानी किया करता था हेमू। लेकिन अपने कौशल से, सेना नायक के मतलब कुशलता से ये सेनानायक की पदवी पाया था बाजार अधीक्षक से। 22 लड़ाइयां लड़ी थी, एक भी लड़ाई नहीं हारी थी हेमू ने, जिनके लिए बहुत सारा जगह ही नहीं दिया जाता। हिंदू राजा कमजोर नहीं थे, एक से एक प्रतापी राजा है जिसको 2-3 लाइन में खत्म कर दिया जाता है। हेमू ने 22 लड़ाइयां लड़ी थी और एक भी नहीं हारा था हेमू। और उसको देखते देखते उसको फिर आदिल शाह ने अपने उसमें मतलब सेनानायक की पदवी दे दी थी हेमू को, जिसको और फिर एक उपाधि दी थी विक्रमादित्य, जो पुराने समय से चली आ रही थी। तो इसलिए कहा जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, शॉर्ट में बोलते हैं हेमू। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना कि हेमू कौन है, तो आदिल शाह का सेनानायक है। आदिल शाह कौन है? तो आदिल शाह सूर साम्राज्य का अंतिम शासक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, हेमू ने सेना ली और आगरा की तरफ कूच कर दिया। आगरा पे अधिकार हो गया, हेमू जीत गया आगरा को। आगे बढ़कर इसने दिल्ली पे आक्रमण किया, दिल्ली जीत लिया। ठीक है, अब ये दिल्ली वगैरह सब जीत लिया इसने। दिक्कत अब बढ़ गई वहां, जो क्योंकि हुमायूं तो यहाँ से निपट चुका है, ये सब अधिकार होता जा रहा है। अकबर है उधर पंजाब वाले कलानौर वाले क्षेत्र में, अकबर और बैरम खां। तो बैरम खां जो है वो इसका संरक्षक है, एक पिता टाइप का जो उसको पाल रहा है या उस तरह से उसको सिखा रहा है चीजों को। तो बैरम खां ने सेना लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर दिया हेमू को हराने के लिए। और इन लोग की देखो, पंजाब से फिर बताया हमने, अगर थोड़ा भी भौगोलिक स्थिति या पर पता हो आपको, तो जब पंजाब की तरफ से आप चलोगे ना, तो उधर से आते वक्त आपको करनाल वगैरह पड़ेगा, हरियाणा का क्षेत्र पड़ेगा, और फिर करनाल से होते हुए फिर आपको ये पानीपत, फिर सोनीपत और फिर दिल्ली पड़ेगा। तो जब उधर से आप आओगे तो पानीपत पहले ही पड़ जाता है, फिर उसके बाद सोनीपत पड़ता है, फिर सोनीपत के बाद आप दिल्ली में प्रवेश करते हो। तो दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही पानीपत पड़ जाता है जब आप पंजाब वाले क्षेत्र से आते हो। तो उधर से जब वो चला तो इन लोग की सेनाओं की मुलाकात पानीपत के मैदान में फिर हो गई। दिल्ली तक उसने पहुंचने ही नहीं दिया, वो वहां से करीब 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के आसपास वो पानीपत पहुंच गया। तो पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं की फिर से मुलाकात हुई, हेमू के और बैरम खां के। उसमें अकबर शामिल नहीं था, ध्यान रखिएगा। अकबर खुद नहीं लड़ा था उसमें, बैरम खां का सेना वो था उसमें। अकबर थोड़ा सा दूर शिविर वगैरह में था। तो ये अकबर बहुत चालाक था, अकबर बहुत तेज था कि कैसे उसको करना है। उससे चतुर शासक कोई नहीं हुआ पूरे उसमें मुगल सल्तनत में। तो बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू हुआ 5 नवंबर 1556। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। मुगल सेना जिसका नेतृत्व एक प्रकार से बैरम खां कह सकते हो, क्योंकि वही संरक्षक था। ठीक है, और हेमू के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। एक गड़बड़ हुई, हेमू हाथी पर बैठा हुआ था और एक तीर आकर के उसकी आंख में लग गया हेमू के। और हेमू के आंख में जब वो तीर लगा तो जो हाथी होता है हौज जिसमें, वो उसमें गिर गया। हौज जो बना होता है जिससे हाथी पे रख करके बैठा जाता है। तो उसकी जो सेना थी, उसकी सेना को हेमू दिखाई नहीं दिया, हेमू कहाँ गया। भगदड़ मच गई उसकी पूरी सेना में, भगदड़ मच गई। जीतता हुआ मैच हार गए लोग, मतलब युद्ध कहो, मैच क्या। तो पूरा जो इनके पक्ष में युद्ध था हेमू के, वो एक तीर ने जो उसकी आंख में लगा और वहां गिर गया और एक भगदड़ मच गई, सेना इधर उधर भाग गई और हेमू को पकड़ लिया गया।
हेमू का सर काट दिया गया। ये कोई रियायत नहीं है, ये हिंदू शासक नहीं है। हिंदू शासक एक बार माफ भी कर देते थे, ये लोग बिल्कुल नहीं। अब पुराने इतिहास आप समझ ही रहे हो, बाबर से लेकर के सर काट करके मीनारें बनवाई जाती थी। हेमू का सर काट दिया गया, ठीक। और यहाँ से कहानी आपकी खत्म होती है पानीपत का दूसरा युद्ध, 5 नवंबर 1556। दिल्ली पे अधिकार हो गया मुगल सल्तनत का, आगरा पे अधिकार हो गया, पूरा क्षेत्र मुगल सल्तनत के अंदर आ गया। आगे चल करके ग्वालियर वगैरह ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है। तो पानीपत का युद्ध क्लियर हो गया, उधर आपका ये सत्ता पे बैठा है वो क्लियर हो गया, आदिल शाह वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं बैरम खां पे। जब ये युद्ध खत्म हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, तो एक्चुअल में जो शासन की बागडोर थी वो बैरम खां के पास थी, जो अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर छोटा था। 1556 से 1560 तक 4 साल तक पूरी सत्ता की चाबी बैरम खां के हाथों में थी। बट कहा ऐसा जाता है कि उसके जो दरबार के लोग थे वो मेनली सुन्नी थे, और अकबर भी सुन्नी था, सुन्नी मुसलमान। बैरम खां जो था वो शिया मुसलमान था। शिया सुन्नी में नहीं बनती जल्दी, ठीक है, आपको पता हो चाहे न पता हो, लेकिन ऐसा है। जैसे आप अपने साम्राज्य में हिंदू में जैसे ठाकुर ब्राह्मण ये सब करते हो ना, यादव और ये सब चीज हर जगह है। तो बस ये है कि वहां पे सब उसको उनको मुसलमान समझते हैं, यहाँ पर आप लोग अपने में बटे होते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब चीजें हैं। तो उनमें भी सिया सुन्नी का खेल था। तो कहा जाता है कि अकबर जो था वो सुन्नी, क्योंकि तैमूर अमीर सब उधरी के वो सुन्नी वाले मान लिए गए थे, और ये तो बहुत सारे दरबारी खिलाफ हो गए और अकबर के कान भड़काने लगे कि ये ऐसा ऐसा ये गलत काम कर रहा है, ये सब चीजें हो गई और इस तरह से चीजें हुई। अकबर बड़ा भी हो रहा था भाई, तो अकबर ने क्या कहा कि अब सत्ता अपने हाथ में लेनी बहुत जरूरी है। लगभग वो 18 साल का हो ही रहा था। बट क्योंकि अगर वो आगरा में बैठे बैठे ऐसा करेगा, आपको पता होगा आगरा राजधानी थी ना उस समय, तो आगरा से ही सब चीजें चला करती थी। दिल्ली तो एक बना लिया था ताकि अगर आगरा पे आक्रमण हो तो दिल्ली में हम लोग रह सके। तो अकबर आगरा से निकल गया किसी तरह, दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली में आकर के उसने घोषणा कर दी, अब मैं शासक हूं मुगल सल्तनत का। इसको कहते हैं चतुराई। अगर वो आगरा में रह करके करता, बगावत हो जाती, बैरम खां के द्वारा हो सकता है मार दिया जाता है, कुछ कुछ भी पॉसिबल था। तो अकबर ने आगरा में कुछ नहीं किया। जब वो दिल्ली पहुंचा तब उसने एक जारी कर दिया फरमान, मैं ही शासक हूं मुगल सल्तनत का, अब पूरी बागडोर अब मेरे हाथ में आएगी। बैरम खां को पता चला, बैरम खां ने कहा ठीक कोई बात नहीं, आप शासक तो पहले भी थे बट मेरे अंदर में था। तो बैरम खां ने मतलब अधीनता स्वीकार कर ली। बट उसके जो दरबारी वगैरह थे वो सब भड़काते रहे उसको, बैरम खां को भी, उधर अकबर को भी, और अंततः जाके बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। तो बैरम खां ने विद्रोह किया, तो अब अकबर ने इस विद्रोह को कुचल दिया। अकबर ने सेना भेजी और बैरम खां को हरा दिया गया, ठीक है। बैरम खां को हरा दिया गया। बैरम खां के पास सीधा सा ये कहा गया कि अब आप उम्र भी हो चुकी है, ये सब चीजें, आप कृपया मक्का चले जाइए हज। अगर शायद जोधा अकबर वाली मूवी देखे हो तो शायद इस तरह का कुछ युद्ध मैदान में दिखाया गया होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। हम कहानी समझाएंगे आपको, असल कहानी क्या है, ठीक है। जोधा नाम की कोई लड़की ही नहीं है पूरे मुगल सल्तनत में, ठीक है, आपको शायद पता नहीं है, जोधा नाम की कोई लड़की ही नहीं है, ठीक है। हाँ। तो अब जब ऐसा हुआ तो बैरम खां को भेजा गया। तो बैरम खां ने कहा ठीक है मैं हज के लिए जाता हूँ। अब हज के जाने के लिए जो रास्ता था वो गुजरात से होकर के ही, गुजरात के पोर्ट से ही होकर जाया जाता था, वहीं से वो अरब वगैरह के लिए निकलता था, व्यापारिक केंद्र भी था और जगह भी जाती थी। बैरम खां निकला अहमदाबाद से, पहुंचते हुए जब वो गुजरात की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ही किसी पठान, अफगान पठान ने बैरम खां को मार दिया। बैरम खां की हत्या हो गई, बैरम खां निपट गया। अब बची इसकी पत्नी, ठीक है। इसकी पत्नी से विवाह कर लिया अकबर ने। ध्यान रखिएगा, माँ के बराबर है वो बैरम खां की पत्नी। अगर आपको नहीं हो तो हम कंफर्म करा दें, ठीक है, क्योंकि वो संरक्षक है उसका, वो एक पदवी अलग है, ठीक है। तो बैरम खां की पत्नी से इसका विवाह हो गया, ठीक, विवाह कर लिया अकबर ने। अच्छा, अगला उनका बेटा था बैरम खां, और उसकी पत्नी का जो बेटा था वो था, उसका नाम आगे चल के पड़ा अब्दुल खान खाना। ध्यान रखिएगा, ये नाम आता है बार बार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। अब्दुल खान खाना। तो ये किसका पुत्र है? ये बैरम खां का पुत्र है, बैरम खां का पुत्र है, ये अकबर का पुत्र नहीं है, ये बैरम खां उसकी पत्नी का। चलिए ठीक है, तो ये हुआ बात।
अगर आप अब ये सोचते हैं, अगर आप अब ये सोचते हैं कि चलिए बीबी बना ली और बहुत अच्छा किया, ऐसा होता है, तो आपकी कंफर्मेशन के बता दूं कि इस्लाम में केवल 4 बीबी रखने का ही प्रावधान है। 4 बीबी के बाद आप अगर किसी को रखते हैं तो उसको बीबी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बीबी का दर्जा तभी मिलता है जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया हो, या फिर आपके गैर मुस्लिम से विवाह का वर्जित है। और गैर मुस्लिम से विवाह करने का मतलब ये तभी है जब वो इस्लाम कबूल कर लेगा। तो आपकी कंफर्मेशन के लिए हम बता दें, इस्लाम में ऐसा है। अब कितना है बहुत डीपली हमें नहीं पता, लेकिन जितना हमें थोड़ा बहुत पता है वो ये है कि 4 बीवियों का प्रावधान उसमें है, और वो भी ये कि वो उन्हीं के उसमें होनी चाहिए। अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसको बीवी का दर्जा नहीं मिलता जब तक कि वो इस्लाम ग्रहण ना कर ले। ये 4 का ही है। इसका मतलब जो 40 बीबी हैं, 50 बीबी हैं, उसमें से कोई 4 ही मेन होगी जिसको बीवी का दर्जा मिला होगा, बाकी सब उसके हरम की हैं। ठीक है, मुगल सल्तनत की जब कहानी पढ़ोगे तो अलग ही कहानी है पूरी। ठीक है, चलिए हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट है इसमें। तो चलिए शादी हो गया, कोई बात नहीं, हम इतना समझते हैं। हिंदू देखो, एक पूछ रहा है हिंदू में कितना विवाह का दर्जा है। भाई कर लो भाई, जितना करना है तुम्हें। देवेंद्र पूछ रहा है कि हिंदू में कितना है। अगर संभाल सकते हो तो कर लो तुम, लेकिन हिंदू में तुम्हारी जो एक ही बीबी आएगी ना, वो तुम्हारे हालत खराब कर देगी। जब पहली आएगी, पहले तुम उसी को संभाल लो, उसके बाद किसी और को संभालना। ठीक है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। देखो, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री में चीजें बता रहा हूँ जो है असल में। जैसे आप लोग, मैं अगर समझाऊंगा तो मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। अब आपने कहा कि अकबर की 36 बीबी हैं, तो आप क्या समझोगे इसको बताओ। तो अगर अकबर की 36 बीबी हैं तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में क्या है ये। क्योंकि अधिकार तो 4 को ही मिला होगा ना, अधिकार 4 को ही मिला होगा, बाकी सब वो उस तरह का दर्जा नहीं होगा। समझ गए? तो ये हिस्ट्री में चीज जानना जरूरी होता है कि आपको, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी फिर। और बाकी जो बस्ती है उसको कहा जाता है हरम। एक शब्द आता है, आपको बार बार पूरा मुगल सल्तनत की बुक पढ़िएगा, हर बार एक शब्द आएगा, हरम आएगा। तो वो जो 4 मेन है वो तो है ही है, इसके अलावा जो होती थी उनकी हरम में बोली जाती थी, तो वो हरम की स्त्रियां, इस तरह से कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसा भी था। तो ये कहानी खत्म हुई बैरम खां के तक की। ओके, कंप्लीट हुआ यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? इनिशियल फेज समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे क्या कहानी है अकबर की, यहाँ तक कि तो बैरम खां को भी इन्होंने मतलब विद्रोह दबा दिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अकबर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या चल रहा है। हम्म, अकबर पार्ट 2 कहाँ गया यार? फिर हम्म, चलिए देखते हैं। ये कहानी यहाँ तक की खत्म हो गई। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना तक की कहानी आपकी खत्म हो गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं नीचे, आते हैं अब अकबर की ये वाला पॉइंट। अब इसको पढ़िए। अकबर की धाय जो है वो माहम अनग्गा। ठीक है, और इसका पुत्र है अधम खां। इसका पुत्र है अधम खां। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा अभी। अच्छा, इसमें एक शासन बोला जाता है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। हम समझाते हैं अभी इसको। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका अकबर की धाय माँ जो मतलब उसको पालन पोषण वगैरह किया है जिसके अंडर में, तो वो है माहम अनग्गा, और माहम अनग्गा का एक पुत्र है अधम खां। क्लियर है? ये पॉइंट याद कर लो। अच्छा, दूसरा देखते हैं अब हम, बाज बहादुर। और ये 2 चीजें हम समझाएंगे आपको अभी। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझना है, पहले ऐसे समझ लो सीला। तो बाज बहादुर कहाँ का शासक है? मालवा का शासक है। ठीक है, और इसकी पत्नी है रूपमती। रूपमती जो इसको बहुत प्यारी है बाज बहादुर को। ठीक है, और ये मालवा का शासक है। आक्रमण हुआ है मालवा पर, अधम खां ने किया है। अधम खां वही है जो महामनग्गा का बेटा है। तो अधम खां ने आक्रमण किया है मालवा पर। ठीक है, 1561 में। तो आपको 2 पॉइंट हो गए, एक ढाई माह वाला पॉइंट और एक मालवा का शासक बाज बहादुर वाला। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा गढ़ कटंगा का। गढ़ कटंगा एक क्षेत्र है आपका गोंडवाना का, एमपी में पड़ता है ये। ठीक है, एमपी में। और इसका शासक है अमन दास, उसका एक बेटा है दलपत शाह, और उसका विवाह एक रानी है उनका होगा दुर्गावती से। तो रानी दुर्गावती का विवाह होगा दलपत शाह से जो अमन दास का बेटा है। और अमन दास को एक उपाधि मिली है संग्राम शाह की। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, ये युद्ध कब हुआ है? 1564 में। और युद्ध में शामिल कौन हुआ था? आसफ खां। देखो, यहाँ है अधम खां और ये है आसफ खां। ठीक है,
और ये बाकी कहानी हम आपको समझा देते हैं। तो 3 पॉइंट हम आपको अभी क्लियर करते हैं। देखो इस तरह क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो अब हम 3 बातों पे फोकस करेंगे। बैरम खान का उधर काम हो चुका है, सब कुछ चीजें चल रही है। अब पावरफुल है माहम अनग्गा। आपने जोधा अकबर में बार बार मूवी इसलिए बताते हैं क्योंकि आप मूवी देखते हो तो आप लोग के दिमाग में बड़ा अच्छा बन जाता है कि ऐसा था वैसा था, तो इसलिए हम बता देते हैं कि आपने जो देखा है तो उसके हिसाब से कर ले हैं। तो महामनग्गा जो है धाय माँ जो पाली है, आपको याद होगा जोधा अकबर फिर से देखिएगा, वो स्त्री जो सफेद कपड़े पहन करके जो बार बार उसको जोधा बाई के साथ चली जाती थी रसोई वगैरह में, उसको मना करती थी और सब, वही है महामनग्गा। ठीक है। तो महामनग्गा जिसने उसको पाला, मतलब एक प्रकार से उसका वो भरण पोषण किया था। महामंगा नाम था, महाम अनग्गा है उसका हिस्ट्री में नाम, महाम अनग्गा कहते हैं उसको। ठीक है। वहां उसमें महामनग्गा बोला गया है, तो मूवी है, उनको तो पैसा कमाना है। ठीक है। तो अनग्गा नाम है उसका, महामनग्गा। ठीक है। तो अब वो क्या था कि ये पावरफुल है, पॉलिटिकली पावरफुल है। ठीक है। काफी अधिकार है इन चीजों पर जो पॉलिटिकल है, राजनीति पर महामनग्गा का। तो इसके शासनकाल को पेटीकोट शासन कहा जाता है, या स्त्रियों का शासन। तो ध्यान रखिएगा पेटीकोट शासन किसको कहते हैं। तो पेटीकोट शासन जो 15 से 60 से लगभग 15 से 64 के बीच का माना जाता है, असल में इस पर महामनग्गा का प्रभाव था पूरे उस पर। तो अकबर भी बहुत मानता था उसको, एक्चुअल में ये था। तो इसलिए उसको पेटीकोट शासन या फिर स्त्री शासन का नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ समय बाद महामनग्गा की मृत्यु हो जाती है और फिर ये चीजें खत्म होती है। लेकिन उसका बेटा है अधम खां। अधम खां बहुत दुष्ट, बहुत क्रूर, बहुत विलासी, बहुत अय्याश, जो नाम दोगे सब कम है, जो अधम खान है, जो उसका बेटा है महामनग्गा का। ठीक है। बताएंगे आपको, अगर मूवी देखने तो हम बता दें कहानी कहाँ दिखाई गई है, लेकिन वो बहुत सही से नहीं दिखाई गई है। एक कहानी उसमें दिखाई गई है जब अधम खां वो व्यक्ति है, जब वो दिखाया गया कि जोधा बाई के महल की तरफ जा रहा है, और जोधा बाई के महल की तरफ जो जा रहा है तो वहां अकबर आता है और अकबर उससे लड़ाई करता है अधम खां से, और उसको मार करके मतलब छज्जे से नीचे गिरा देता है। ये चीज ऐसी बताई गई है जो मूवी में दिखाया गया है। तो वो व्यक्ति जो है वो आदम खान है। एक्चुअल कहानी ये नहीं है, एक्चुअल कहानी और खतरनाक है। एक्चुअल कहानी क्या है कि जब बाज बहादुर को, बाज बहादुर जो जिसको मालवा का शासक, मालवा का जो शासक है, तो मालवा का जो शासक है बाज बहादुर, तो बाज बहादुर की पत्नी है रूपमती। ठीक है। तो रूपमती बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और संगीत की प्रेमी थी, कविता वगैरह करती थी, और बाज बहादुर भी ऐसा था, संगीत वगैरह को पसंद करता था। तो सेना की तरफ से बहुत ध्यान नहीं देता था बाज बहादुर, जो मालवा का शासक है। रूपमती के बारे में बहुत सारी चर्चाएं थी। तो मालवा पर अकबर के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किया गया, अधम खां को भेजा गया इसमें। ध्यान रखिए इस समय जो भी आक्रमण हो रहे हैं वो अकबर के द्वारा हो रहे हैं, मतलब अकबर ही नेतृत्व, मतलब वो है शासक, भेजा किसी और को जा रहा है। तो आदम खां के नेतृत्व में बाज बहादुर के खिलाफ मालवा पर आक्रमण कर दिया गया। बाज बहादुर बुरी तरह हारा, रूपमती को पकड़ लिया गया। अब आदम खां ने सोचा कि हम रूपमती को अपने हरम में ले चलेंगे, और ये होता ही था उस समय, हमें हर समय यही था। रूपमती स्वाभिमानी थी, उसने खंजर निकाला और आत्महत्या कर ली। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे हरम से जाने से अच्छा होगा कि मैं खुद मर जाऊं। रूपमती उसके हाथ नहीं लगी और रूपमती ने अपनी आत्महत्या कर ली। यहाँ कहानी खत्म हो गई रूपमती। बहुत सारी स्त्रियों को पकड़ा गया, सबको ले जाया गया, हरम वगैरह में डाल दिया गया। बाकी है अब बहुत अत्याचार किया आदम खान ने, बहुत भयंकर। आपको हम फिर से कहानी बता रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार स्त्रियों पे होता है। अगर आप अपने इतिहास से नहीं समझते हैं तो एक काफी कंफ्यूजन है। विश्वास करना बहुत खतरनाक है। जो आप तालिबान वाला, आप हंसोगे या समझोगे, बट आप इसको अभी समझ नहीं पा रहे हो। अभी आप समझोगे चीजें। जो कानून है ना वो इतना खतरनाक लगता है ना। सरिया के कानून में आप अपने पूरे शरीर को ढक के रखोगे, जो अगर बहुत कट्टरपंथी है तो। अगर कट्टरपंथी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत कट्टरपंथी निकला, अगर जो शासन अगर वो बहुत कट्टरपंथी निकला, तो आप शरीर का एक पार्ट भी नहीं दिखा सकते। पैर से लेकर के सर तक पूरा ढका रहेगा। आंख को देखने के लिए बस खाली आंखों के लिए कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत खुला रहे, नहीं दिखेगा। डायरेक्ट गोली मार दी जाती है अगर आपका चेहरा दिख गया, पैर दिख गया, ये दिख गया, अगर बहुत कट्टरपंथी हुआ तब। ठीक है।
नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीजें होती हैं उसमें। तो ये बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था कौन, जो अधम खां था। तो अधम खां, ये 1961 की बात चल रही है, 1961 की बात चल रही है। 1960 में बरम खां की मृत्यु हो चुकी है, 1961 में ये बात चल रही है बाज बहादुर वाली। बाज बहादुर मारा नहीं गया है, बाज बहादुर असल में कहीं भाग गया है या बच गया है, लेकिन रूपपति खत्म हो चुकी है और बहुत सारा तहस नहस कर दिया गया पूरा, सबको मारा गया है, सब स्त्री वगैरह को पकड़ के हरम में डाल दिया गया है, इस तरह से हुआ। अच्छा, अकबर को जब पता चला तो अकबर ने कहा कि गड़बड़ कर रहा है, तो अकबर ने आदम खां को हटा दिया उसके पद से, कहा कि तुम सही नहीं हो इस चीज के लिए। तुम, अकबर का एक चीज था कि वो ज्यादातर मतलब सोचता था, एक कई अच्छी बातें, मैं अच्छी बातें भी बताऊंगा आपको अकबर की, बहुत अच्छी बातें भी है उसकी, और खराब तो खैर है ही है। तो अच्छी बातों में ये था कि वो ये सोचता था कि जो अगर हमें शासन करना है यहाँ पर, तो एक प्रकार से हमको प्रजा को एक साथ लेके चलना होगा, नहीं तो अगर प्रजा हमारे खिलाफ हो गई तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात थी उसकी। तो जब उसने देखा कि अधम खां बहुत ज्यादा उन पर प्रताड़ित कर रहा है, तो अधम खां को हटा दिया गया था पद से। अधम खां इससे बहुत क्रोधित हो गया। अधम खां ने कहा मुझे आज वजीर का पद दो, अकबर ने मना कर दिया। तो जो उस समय का एक्चुअल वजीर था, प्रेजेंट का वजीर, उसको आजम खां ने मार दिया। तो उसको आजम खां ने मार दिया, इससे अकबर आग बबूला हो गया। यही वो रीजन है जब आजम खां को मारा है अकबर ने, ये है एक्चुअल कहानी, जिसको ये दिखाया गया है कि वो जोधा महाबाई के महल में जा रहा था, वहां वो था इसलिए अकबर आया, और ये एक्चुअल रीजन था, उसने उसके वजीर को मारा, जिससे खुन्नस बहुत पहले से चल रही थी। और अकबर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, और फिर उसको जो भी महल के पहले उससे या उससे उसको फेंकवा दिया गया नीचे, और आदम खां की मृत्यु हो गई। आदम खां की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ से आदम खां की कहानी खत्म हुई। और बाज बहादुर अभी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत वो घूम रहा होगा कहीं, रूपमती खत्म हो चुकी है। और बाद में बाज बहादुर क्या होगा, मुगल सल्तनत में शामिल हो जाएगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। बाज बहादुर, अब हम पूरा डिटेल में नहीं बता रहे, बस इतना बता रहे हैं कि बाज बहादुर क्या होगा, बहुत जगह जाता है, मेवाड़ जाता है और कई जगह लेता है शरण। लास्ट में उसके पास वही अकबर का शरण मिलता है, अकबर के दरबार में आता है, और अकबर उसको मनसबदार बना देता है। मनसबदार एक पद होता था जो उसको दिया जाता था सैन्य में, तो मनसबदार बना दिया था 2000 मनसबदारों का, तो एक अच्छी पोस्ट मिलती है बाज बहादुर को। अच्छा, ये कहानी खत्म हुई। अब आते हैं गढ़कटंगा पर, जो एमपी का क्षेत्र है, गोंडवाना का क्षेत्र। गोंडवाना का जो क्षेत्र है, ये एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है, बहुत समृद्ध क्षेत्र है। देखो, जहां जहां हिंदू शासक हैं वो बहुत समृद्ध क्षेत्र है, बहुत पैसा है, प्रजा सुखी से चल रही है। ठीक है, ये वो चीजें चल रही, क्योंकि इन लोगों ने ध्यान दिया इन चीजों को, और इसलिए ये जो शासक थे आक्रमण वहीं करते थे जहां इनको ये चीज पता चल जाती थी, क्योंकि यहाँ से इनको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। और बहुत सारी राजकुमारियां जो उसमें थी, राजपूत राजकुमारियां, उनकी चर्चा हर जगह थी। राजपूत राजकुमारियां बहुत सुंदर होती थी, तो उनकी चर्चा हर जगह होती ही थी। तो एक राजपूत राजकुमारियों को इनको चाहत थी, वो था पैसा चाहिए होता था, तो बहुत सारे रीजन थे जिससे होता था। गोंडवाना का जो क्षेत्र पड़ता था, जो गढ़ कटंगा है, और इसमें गोंड लोगों का मेन सत्ता गोंडों की थी। गोंड जो होते थे उनकी मेन सत्ता थी इससे, राजपूत भी थे लेकिन गोंडों का मेन था, तो इसलिए गोंडवाना क्षेत्र बोला जाता था। और उनका केंद्र जो था मेनली वो जबलपुर था, एमपी का जो जबलपुर पड़ता है उधर। ठीक है, यहाँ के एक शासक थे अमनदास। अमनदास, अमनदास को एक उपाधि मिली थी संग्राम सिंह की। तो कभी कभी हिस्ट्री में संग्राम सिंह नाम आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अमर अमनदास को ही दिया गया था। किसने दिया था, तो ये गुजरात का शासक था बहादुर शाह, अगर याद हो आपको, हुमायूं के समय का, तो उसने दिया था इसको। ठीक है, तो संग्राम से संग्राम शाह भी नाम होता है और अमनदास भी होता है। इनका एक बेटा है, तो संग्राम शाह जो वहां के शासक हैं गोंडवाना वगैरह क्षेत्र के, गढ़कटंगा के, उनका एक बेटा है दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह इन्होंने राजकुमारी से करा दिया है, चंदेल राजा से। चंदेल राजाओं का शासन कहाँ चल रहा है, कालिंजर से लेकर के पूरा, आपको बताया था कालिंजर पर चंदेल राजाओं का अधिकार था, और वहीं पर जन्म हुआ था दुर्गावती का, इसलिए उनका नाम दुर्गावती हुआ था, कालिंजर के महल में ही हुआ था रानी दुर्गावती का जन्म। तो दुर्गाष्टमी के दिन होने की वजह से उनका नाम ये था। कहा यह भी जाता है कि जब शेरशाह ने आक्रमण किया था तो उस समय दुर्गावती महल में मौजूद थी, और दुर्गावती ने भी मतलब ऐसे की चीजें की थी, और शेरशाह को हराने में उसने मतलब हेल्प किया था। शेरशाह मर गया था लेकिन एक्चुअल में अधिकार हो गया था कलिंजर पे, बट दुर्गावती उस समय थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो चंदेल राजा के वहां जन्म हुआ था उनका, दुर्गावती का, और इनका विवाह हो जाता है गोंडवाना के जो
राजकुमार हैं दलपत शाह, उनसे। तो अब एक प्रकार से ये यहाँ की राजकुमारी हो गई, रानी हो गई, राजकुमारी क्या रानी बन गई वो। और इनको मंडला की रानी कहा जाता है। रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। अगर आप नहीं समझते तो पढ़िएगा इसको किसी दिन। अकबर के चक्कर में आप भूल जाते हैं, रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी प्रतापी शासिका है ये रानी दुर्गावती। ठीक है, तो गढ़कटंगा जो क्षेत्र है गोंडवाना का, शासन होता है, रानी बनती हैं, दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है कुछ ही समय में, ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहते, दलपत शाह मर जाते हैं। रानी दुर्गावती का एक पुत्र था वीर नारायण। वीर नारायण को गद्दी पे बैठाती हैं और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं। ये सब गोंडवाना वाले क्षेत्र की बात चल रही है, जबलपुर के पास। ठीक है, इसी समय एक जो अकबर है, अकबर को पता चला रानी दुर्गावती के बारे में, और रानी दुर्गावती बहुत ज्यादा सुंदर थी, प्रतापी थी, सब कुछ था। तो अकबर को पता चला कि ऐसी कोई राजकुमारी यहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि इसमें मतलब सब पे हमारा अधिकार, और ऐसा कोई भी है जो हमारे उसमें नहीं है, और ऐसी सुंदर स्त्री। तो पाने की इच्छा अकबर की बहुत ज्यादा बढ़ गई कि रानी दुर्गावती हमारे पास होनी चाहिए। जब ऐसे कुछ हुआ तो अकबर ने इलाहाबाद में, उसका सूबेदार था आसफ खां, इलाहाबाद में सूबेदार था आसफ खां, यही जो आज से इलाहाबाद है। इलाहाबाद नाम अकबर नहीं दिया, आपको पता नहीं होगा, जिसको प्रयागराज बदला गया, कोई गलत नहीं किया गया, इलाहाबाद नाम अकबर नहीं दिया था। ठीक है, पहले वो प्रयागराज ही था। आपको पता होगा प्राचीन भारत में प्रयाग ही नाम था, याद है ना, सारे शिलालेख वगैरह में क्या मिल रहा था, प्रयाग ही था। ठीक है, यहाँ बदला है इलाहाबाद। तो यहाँ का सूबेदार था आपका कौन, आसफ खां। आसफ खां भी बहुत दुष्ट था। अकबर चाहता था कि रानी दुर्गावती मेरे पास आए। आसफ खां को जब पता चला कि रानी दुर्गावती ऐसा, तो आसफ खां खुद उसको पाना चाहता था। तो ये सब जान करके आसफ खां ने गोंडवाना पे आक्रमण कर दिया रानी दुर्गावती पर। रानी दुर्गावती जीत जाती, लेकिन दुष्ट हैं वो लोग जो उसके शासन, उसके राज्य में जो थे, सबने धोखा दिया। अब क्योंकि ये गोंड थे, तो जो राजपूत थे या जो भी मतलब मानते, जो कि ऊपर मानते थे, सब वो सोचते थे कि इनको हटा दिया जाए सत्ता से। तो बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया रानी दुर्गावती का। एक बहुत छोटी सी टुकड़ी उनके पास रह गई थी सेना की, रानी दुर्गावती के पास। लेकिन रानी दुर्गावती बहुत वीरता से लड़ी, बहुत ज्यादा वीरता से लड़ी है। और लेकिन अगर शायद उनको सुविधा मिलती तो शायद वो जीत जाती, बट नहीं हो पाया। रानी दुर्गावती की हार हुई, वो घायल हो गई, और उनको जब लगा कि मैं पकड़ ली जाऊंगी, तो रानी दुर्गावती ने अपने वजीर आधार सिंह से कहा कि मुझको मार दो, क्योंकि मैं जीते जी तो नहीं जाऊंगी कहीं। और जानते हैं भाई, जीते जी अगर जाएंगे तो वही हरम में जाना है। तो रानी दुर्गावती ने सीधा कहा आधार सिंह से कि तुम मुझे मार दो। आधार सिंह तैयार नहीं हुआ, बहुत प्रिय वजीर था ये आधार सिंह ने मना कर दिया, नहीं मैं आपको नहीं मार सकता। तो रानी दुर्गावती ने खुद को मारा, अपने खुद को खंजर उन्होंने उतार लिया, और वो मर गई रानी दुर्गावती। एक और रानी जो मुगलों के हाथ नहीं लगी। ठीक है, राजपूत रानियां नहीं लगती थी, राजपूत रानियां बहुत कम ही ऐसी थी जो स्वाभिमानी थी, वो कभी नहीं लगती थी। हाँ, दूसरे जो होते थे वो स्वीकार कर लेते थे, तुरंत शामिल हो जाते थे, फिर कन्वर्ट हो जाते थे। लेकिन राजपूत, यही राजस्थान का मेवाड़ ही है, हमारे महाराणा प्रताप, लास्ट तक अधीनता स्वीकार नहीं की इन्होंने। दांत तो तले एकदम चने चबवा दिए थे अकबर को। अकबर बिल्कुल परेशान हो चुका था कि मतलब किसी तरह राणा प्रताप को शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ से गोंडवाना वाली कहानी खत्म होती है, रानी दुर्गावती खत्म हुई। आज रानी दुर्गावती के नाम पर बहुत कुछ है। जबलपुर विश्वविद्यालय का अगर देखोगे, रानी दुर्गावती के नाम पर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल बने हुए हैं। वो जो क्षेत्र है रानी दुर्गावती का, वहां पर उनका पूरा बना हुआ है, पूरा क्षेत्र ही रानी दुर्गावती का हो गया है। वो जिस क्षेत्र में लड़ा था, बरेला का क्षेत्र पड़ता था जबलपुर के पास, जहाँ पे वो लड़ी थी, वो पूरा क्षेत्र ही। आज भी गोंड लोग जो है बहुत उनको पवित्र मानते हैं वहाँ पे, और आज भी पूजा वगैरह की जाती है। तो ऐसा है रानी दुर्गावती। बहुत लोग इस इतिहास को नहीं पढ़ते, अकबर को पढ़ते पढ़ते सब भूल जाते हैं। तो रानी दुर्गावती के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि रानी दुर्गावती के लिए, हमारे पेपर के लिए इतना ही है बस, कि जब युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था। तो रानी दुर्गावती से जब ये युद्ध हुआ, ये 1564 की बात चल रही है। तो ये 1564 की बात है। छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि रानी दुर्गावती से युद्ध कब हुआ है, 1564 में हुआ है। किसने आक्रमण किया था, तो आसफ खान ने आक्रमण किया था, जो इलाहाबाद का सूबेदार था।
ठीक है। इसमें मृत्यु हो गई है किसकी, रानी दुर्गावती ने खुद अपनी मृत्यु हो गई। इनका पुत्र था वीर नारायण, ठीक है। और शादी हुई थी दलपत शाह से। शादी वगैरह तो खैर नहीं पूछता है, रानी दुर्गावती से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, एक बस युद्ध ही आ सकता है कि 1564 का जो युद्ध हुआ था वो रानी दुर्गावती के साथ किससे हुआ था, तो आसफ खां से हुआ था, ये बस याद कर लो, ठीक है। बाकी कहानी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसकी बहन थी, छोटी बहन थी रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती तो मर गई, लेकिन कमला देवी को पकड़ लिया गया, जो इसकी बहन थी। कमला देवी को पकड़ करके हरम में भेज दिया गया, कमला देवी को हरम में पहुंचा दिया गया। उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो पकड़ ली गई और वो वहां चली गई, ठीक है। तो ये इस तरह से कहानी हुई। अच्छा, तो ये गोंडवाना वाला क्षेत्र का समझ। अब आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना क्षेत्र के बाद इधर की कहानी आपकी कंप्लीट हो गई, है ना। अब हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्षेत्र के बाद क्या पड़ता है, तो और कहाँ पे इन्होंने किया था। तो ये पूरा पॉइंट आपका ओवर हुआ स्टार्टिंग का। अब आते हैं अकबर के वैवाहिक संबंध। अकबर का वैवाहिक संबंध सबसे पहले कछवाहा राजपूतों से हुआ था। कछवाहा राजपूत जो थे, कछवाहा राजपूत में आमेर के राजा थे भारमल। आमेर के राजा थे भारमल, भारमल, ठीक है, जहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है। तो आमेर के जो राजा है भारमल, ये आमेर के राजा भारमल, इनके एक पुत्री है हरखा बाई। इतिहास में नाम है हरखा बाई, हरखा बाई नाम है, हरखा बाई, ध्यान रखिएगा। जोधाबाई नाम की कोई स्त्री नहीं है पूरे उसमें इतिहास में, हरखा बाई नाम है, ठीक है। अच्छा, अब इस इनसे ही जन्म हुआ है सलीम का, जहांगीर का, ऐसा कहा जाता है। किससे, हरखा बाई से हुआ है, हरखा बाई से जन्म हुआ है, ठीक है ना। अब समझिए, ये जो जोधाबाई है, ये जोधाबाई जो है, ये किसी के दिमाग की उपज है, ठीक है। ये किसी के दिमाग की उपज है, या तो ये वामपंथी इतिहासकार की उपज है जो हमारे आजादी के बाद हुए, और या तो ये उपज है बॉलीवुड की, जिन्होंने उसको रखने के लिए मूवी बनाई। जोधाबाई नाम की कोई स्त्री पूरे राजस्थान में नहीं थी। राजस्थान का क्या, जो इनके पास अकबर के उसमें रानियों में थी, कोई नहीं। एक शादी हुई थी इनकी आमेर के राजा भारमल से, उनके पुत्र का नाम हरखा बाई था। हरखा बाई से शादी हुई थी अकबर की, ठीक है। अच्छा, जिसको इतिहासकार जोधाबाई कहते हैं, जो दिमाग की उपज है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बट क्योंकि लिखा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअल नाम ध्यान रखिएगा, हरखा बाई नाम है। एक दूसरा नाम है उनका हीराबाई, एक दूसरा नाम है उनका हीराबाई, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे। जनरल टॉड अंग्रेज इतिहासकार है जिसने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है, जनरल टॉड, कभी पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। राजस्थान की पूरी हिस्ट्री जनरल टॉड ने एक विधिवत तरीके से लिखी है। अगर आपको हिंदुस्तानियों पर न विश्वास हो तो अंग्रेज का तो पढ़ सकते हो, भाई ब्रिटिशों पे तो बहुत होगा ना कि ये लोग बहुत वो थे राइटर, उनको शायद सारा ज्यादा शिक्षित माना जाता है ना। तो आप जनरल टॉड की हिस्ट्री पढ़ लेना, उन्होंने राजस्थान का पूरा इतिहास लिखा है। अच्छा, तो हरखा भाई हैं, समझिए इस चीज को, इनसे सलीम का जन्म हुआ है। तो फिर ये जोधाबाई कौन है, ये जोधाबाई का नाम आया कैसे। राजस्थान में एक राजपुताना चल रहा था जोधपुर, और जोधपुर में एक शासक हैं उदय सिंह, ठीक है। ये उदय सिंह वो नहीं है, महाराणा प्रताप के पिता वाले नहीं है, ये दूसरे हैं। महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह द्वितीय हैं, वो आपके उधर कुंभलगढ़ वाले में। तो जोधपुर में एक है उदय सिंह नाम से, और उनकी पुत्री है जगत गोसाई, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में जोधपुर की वहां की एक राजकुमारी है जिनका नाम है जगत गोसाई, और इस जगत गोसाई का विवाह हुआ है सलीम से, यानी जहांगीर से। और क्योंकि यह जोधपुर की रानी है, तो इनको जहां तक इतिहासकार जोधाबाई के नाम से जाने। जोधाबाई मतलब जोधपुर की, जो हिस्ट्री का है। तो अब जोधाबाई नाम कहीं किसी का नहीं है, हरखाबाई नाम है जिससे अकबर का विवाह हुआ है। यह आमेर के राजा भारमल की पुत्री है, ठीक है। एक दूसरी स्त्री है जगत गोसाई, वो जगत गोसाई जो है वो जोधपुर की राजकुमारी है, जो उदय सिंह है उनकी बेटी है। उस जगत गोसाई का विवाह हुआ है एक्चुअल में सलीम से, यानी जहांगीर से, और इन्हीं को इतिहासकार जोधाबाई समझ लिए हैं।
अब गड़बड़ कहाँ है? अकबर को महान दिखाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है कि जोधाबाई को अकबर की पत्नी बना दिया गया है। ये इसको बहुत प्रेम करता था। एक्चुअल में जोधाबाई जोधपुर की राजकुमारी सलीम की बीवी है। आपको खतरनाक लगेगा? आपको लगेगा ये क्या चल रहा है इतिहास? पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। कहोगे कि सर ये क्या चल रहा है? हम नहीं कह रहे। जनरल टॉड राजस्थान का इतिहास लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा कभी। नहीं पढ़ना, पेज नंबर 224, सतीश चंद्रा की बुक। हम नाम बता दे रहे हैं आप। सतीश चंद्रा की बुक, पेज नंबर 224 लिख लो अभी। हम पेज नंबर बता दे रहे हैं आपको, किताब ही नहीं बता रहे। सतीश चंद्रा की बुक, पेज नंबर 224, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां से है कंफ्यूजन। अब किसके दिमाग की उपज है पता नहीं, आई डोंट नो। बट इतिहासकार जो कहते हैं, इतिहासकार यही कहते हैं कि जोधाबाई नाम की कोई स्त्री नहीं है पूरे उसमें। एक हरखा बाई है। हरखा बाई जिसका विवाह अकबर से हुआ है, ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। ठीक है, जिसको इतिहासकारों ने जोधाबाई का नाम दिया है। तो आगे चल करके अब क्या सत्य है पता नहीं। अब ये जो सिद्ध करेगा वही बताएगा। अब जो जनरल टॉड हैं, जो सतीश चंद्रा हैं, ये लोग ये दूसरी कहानी बताते हैं। बाकी जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे भारत के जो इतिहासकार हैं, जो आजादी के बाद वाले, ये जोधाबाई का नाम बताते हैं, ये अलग कहानी करते हैं। ठीक है, ये वही वाली कहानी है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधी थी। रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था जब चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ था, और रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेजेगी, है ना। रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था अपने राजपूतानियों के साथ, और ये हुमायूं को राखी भेजेंगे कि भैया तुम ये करो। ये है कहानी। तो अब क्या था यहाँ पर कि दो चीजें हमने बताई आपको। एक आपको बताया हमने कि जो अकबर वाला केस है वो हरखा बाई है। आप नाम याद रखिएगा, राजा भारमल की जो आमेर के राजा भारमल है उनकी पुत्री हरखा बाई। हरखा बाई आगे चल करके इस्लाम ग्रहण करवाया जाएगा और इनको बीवी बनाया जाएगा। आपको ये सब खतरनाक लग रहा है, सच्चाई यही है। अगर इनको वाइफ बनाना है और इनको वाइफ का दर्जा देना है तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको बीवी का दर्जा नहीं मिलेगा, ये हरम में चली जाएंगी। तो हरखा बाई जिनसे सलीम का जन्म हुआ है, उनको मरियम बनाया गया है। उनका नाम बना है आगे चल करके मरियम। तो पूरा नाम हम आपको बता देते हैं क्या है। पूरा नाम हम बताते हैं आपको कि एक्चुअल में पूरा नाम क्या है इनका। जो हरखा बाई का नाम दिया गया मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में पूरा नाम क्या है। देखो, ये चीज देख लो जरा, समझो। अबुल फजल जो महान इतिहासकार है उस समय का, अबुल फजल जो महान इतिहासकार है उस समय का, उसने आईन अकबरी लिखी है और अकबरनामा लिखी है, जिसमें अकबर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अकबर के बारे में, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन अकबर के बारे में ये अबुल फजल ने लिखा है। ये कोई और नहीं, ये वहां का महान इतिहासकार है, आईन अकबरी। और बदायूनी है, बदायूनी ने लिखा है मुतखाबू तवारीख, और निजामुद्दीन एक और इतिहासकार है जिसने लिखा है तबकाते अकबरी। ये तीन चीजें, तीन इतिहासकार हैं उस समय के। एक है अबुल फजल जिसने आईन अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा में हर चीज लिखी गई है, जो भी अकबर से रिलेटेड है सब कुछ लिखा गया है। और एक दूसरे हैं बदायूनी ये, और एक तीसरे निजामुद्दीन। सब किताबों में अकबर महान के जंग से लेकर बिस्तर तक के सब किस्से बयान किए गए हैं, लेकिन किसी में भी एक में भी जोधा का ज भी नहीं मिलता। जोधा नाम की कोई लड़की नहीं मिलती। और अकबर के हरम में जोधपुर से केवल एक ही लड़की थी, जोधपुर से केवल एक ही लड़की थी और उसके हरम में थी। इसका मतलब इसको बीवी का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसी कोई लड़की है तो जोधपुर से केवल एक ही लड़की थी और उसका नाम था जगत गोसाई। जोधपुर से एक ही लड़की थी, उसका नाम था जगत गोसाई। और जगत गोसाई का विवाह हुआ था जहांगीर से, सलीम से। ये हम नहीं कह रहे, ठीक है। जोधपुर से अकबर के हरम में जोधपुर से केवल एक ही लड़की थी, और एक ही लड़की का मतलब था जगत गोसाई, और जगत गोसाई का विवाह हुआ था सलीम से, जिसको इतिहासकार जोधाबाई कहते हैं। लेकिन इस कहानी को बदल दिया गया और जोधाबाई किसको बना दिया गया, हरखा बाई को बना दिया गया।
हरखा बाई को क्या बना दिया गया, जोधा बाई बना दिया गया, ऐसा कहते हैं। कितना कंफर्म है आई डोंट नो, बट जो है उसका हम रेफरेंस आपको दे रहे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक अकबर ने मान सिंह की बुआ से निकाह किया था। अकबर ने मान सिंह की बुआ से विवाह किया था, मतलब राजा जो भारमल हैं, राजा भारमल जो हैं, इनके पुत्र होगा, ठीक है, और पुत्री रही होगी। वो जो पुत्री है वही हरखा बाई है। वही कौन है, हरखा बाई है, ठीक है। और इधर हैं इनके पोता जो होंगे, इनके पोता होंगे मान सिंह। भाई मान सिंह होगा तभी तो ये बुआ हो गई ना इसकी, हरखा बाई इसकी कौन हो गई। जैसे मान सिंह है, आप बताओ मान सिंह, तो इन्होंने कहा कि मान सिंह की बुआ है, तो मान सिंह की बुआ का मतलब क्या हुआ, मान सिंह की बुआ का मतलब हो गया हरखा बाई। हरखा बाई का मतलब हो गया कि मान सिंह के पिता और मान सिंह के पिता की बहन हो गई हरखा बाई। तो मान सिंह के पिता की बहन हरखा बाई हो गई और हरखा बाई का पिता है भारमल, ठीक है। तो ये है मान सिंह, तो मान सिंह, तो ये बुआ हो गई। अगर ये बुआ हो गई तो अकबर इसका फूफा हो गया, तो अकबर इसका कौन हो गया, फूफा हो गया। इसका मतलब कि मान सिंह की बुआ है हरखा बाई और हरखा बाई का पति है अकबर, तो एक प्रकार से वो फूफा हो गया, ठीक है। यही हीरा कुंवारी थी, यही हीरा कुंवारी या जो हरखा बाई हैं, जिसको इस्लाम कबूल करवाया गया और उनको बना दिया गया मरियम उज जमानी। उनका नाम हो गया मरियम उज जमानी, ये है नाम, मरियम उज जमानी। क्या नाम है, मरियम उज जमानी। तो अकबर से जिसका विवाह हुआ है वो है हरखा बाई, जिसको हम लोग जोधा बाई समझ रहे हैं, जो बताया गया। और वो भी जो हरखा बाई है वो बीबी का दर्जा देने के लिए पहले उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। आपको हम फिर से बता दिए हैं 4 बीबी तक का है, वो भी तब क्योंकि गैर इस्लाम में शादी का अनुमति नहीं है। जब तक आप उस इस्लाम ग्रहण नहीं कर लेते आपको बीवी का दर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। जो भी इनका शरीयत होगा या उसके हिसाब से, ठीक है। कितना सही है, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं हम, बहुत ज्यादा अंदर का तो नहीं जानते। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का पॉइंट भी हो, तो बाद में चल करके वो मरियम उज जमानी बन जाती है, ठीक है। ये है अकबर। और जोधाबाई का हमने बता दिया कि जोधपुर से एक ही लड़की है, जगत गोसाई, वही से जोधाबाई बना है, बट उसको बदल दिया गया, वो अकबर की बीवी बता दिया गया है, जबकि वो सलीम की बीवी है, जहांगीर की। अब अगर आप ये कहते हैं कि अकबर को बहुत प्रेम है जोधाबाई से, तो ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, या आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि जोधा, अब आप ये इतनी खतरनाक स्टोरी हो जाएगी ना कि अगर अकबर को जोधाबाई से है तो उसकी पुत्री से उसका हो गया, पुत्री है वो उसकी फिर, क्योंकि बेटे से विवाह हुआ है उसका। और अगर पूरा कहानी आप कहेंगे कि जोधाबाई को बहुत प्रेम करता था अगर अकबर तो भैया अब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बहुत दिमागदार हैं, कर सकते हैं। चलिए ये कहानी हम खत्म करते हैं यहीं तक की, बाकी हम इसमें नहीं पढ़ते क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं आना। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला, अकबर ने सबसे पहला जो विवाह किया था वो किन राजपूतों से किया था, तो वो है कछवाहा राजपूत। और कछवाहा राजपूत जो है वो उसमें वो भारमल आते हैं, आमेर के राजा भारमल, और उन्हीं की बेटी है हरखा बाई, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला विवाह हरखा बाई से ही हुआ है और वो राजा भारमल की पुत्री है, ठीक है। अच्छा, इस हरखा बाई से भी जन्म हुआ है, जिसका, इस हरखा बाई से जन्म हुआ है सलीम का, जहांगीर का जन्म हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हरखा बाई से ही सलीम का जन्म हुआ और सलीम का विवाह करवाया गया है जोधपुर की एक रानी से जिनका नाम है जगत गोसाई, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानी चल रही है, इतने सब आपको बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस इतना पॉइंट है। तो पहला विवाह यहाँ से इनका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अकबर महान हमारे, ठीक है, ओके, चलिए। आगे देखते हैं कि क्या हुआ, आगे की कहानी क्या चल रही थी। आ, आगे की कहानी क्या चल रही थी कि अच्छा चलो एक और हम ये सब देना नहीं चाहते एग्जाम असल में, क्योंकि ये सब असल में एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारे, बट हम करें क्या। तो एग्जाम केवल अगर रटने वाला बताएंगे वो उसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा उनका नाम याद कर लो, शादी हो गई है ये कर लो, फिर अकबर महान तो हो ही जाएंगे, फिर तो कोई दो राय ही नहीं है, फिर तो अकबर महान रहेंगे ही। अगर खाली एग्जाम देना है तो अकबर हमेशा महान रहेगा, है ना।
तो हाँ, चलिए दूसरी बात बताते हैं कि एक और पॉइंट दिखाते हैं आपको। एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, एक इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, विंसेंट स्मिथ। आप याद, अगर आप भूल गए हो तो आपको बता दिए, वही वी ए स्मिथ हैं जिनका नाम प्राचीन भारत जब हम पढ़ रहे थे तो कई बार आया है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब चीजों को बारे में पढ़ रहे हैं, और जब हम लोगों ने रॉबर्ट ब्रुश वगैरह का नाम पढ़ा था, तो उनमें से एक नाम विंसेंट स्मिथ का भी है, जिसके बारे में इन्होंने चीजें बहुत सारी लिखी हैं। तो बहुत बड़े इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी है, मुगल अकबर द ग्रेट। ऐसे एक इनकी एक पुस्तक है, मुगल अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट। और इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया। अब विंसेंट स्मिथ के अनुसार जरा अकबर के बारे में समझिए, अकबर कैसा था। अकबर एक औसत दर्जे की लंबाई का था। उसके बाएं पैर में लंगड़ापन था। उसका सिर अपने दाएं कंधे की तरफ झुका रहता था। उसकी नाक छोटी थी, जिसकी हड्डी बाहर से निकली हुई थी। उसके नाक के नथुने उसके नाक के नथुने ऐसे दिखते थे जैसे वो गुस्से में हो। आधे मटर के दाने के बराबर उसका एक मस्ता उसके होंठ और नथनों को मिलाता था। वह गहरे रंग का था। कौन कहता है ये? बहुत बड़े इतिहासकार विंसेंट स्मिथ कहते हैं। ये कह रहे हैं विंसेंट स्मिथ। और हम अकबर कौन कहते हैं? जैसे हम अकबर बोलेंगे किसका ध्यान आएगा? ऋतिक रोशन। वाह रे अकबर, वाह रे अकबर। और विंसेंट स्मिथ ने जो वर्णन किया है ना अकबर का, पढ़ो एक बार, पता चलेगा अकबर का वर्णन क्या है। तो ठीक है, हाँ सुंदर था, एंड कंपेयर टू अदर्स था, ठीक ठाक था। तो लेकिन वर्णन ये विंसेंट स्मिथ है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जब प्राचीन का चलोगे तो यहाँ तक है। उनकी एक पुस्तक मुगल द ग्रेट। पढ़ तो नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग के पास समय नहीं है, ये हमारे ऊपर ही छोड़ दो सब। तुम लोग ये समझा पढ़ो, है ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम तो देना नहीं है, हम यही सब पढ़ते रहते हैं। हमको एग्जाम नहीं देना होता, हम यही सब किताबें वगैरह पढ़ते रहते हैं खाली। ठीक है, तो अब ये कहानी यहाँ से खत्म होती है। हका भाई और ये सब जो चीजें थी वो ऐसा चीजें चल रहा था। ठीक है, चलिए। अब स्टोरी बहुत खतरनाक है, हम बताना नहीं चाह रहे आपको। अकबर अगर महान है तो महान रहने ही दीजिए। ठीक है, तो हम ज्यादा कुछ इसमें डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहे। यहाँ तक एक कंप्लीट हुआ। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब क्या कहानी शुरू होती है? यहाँ तक तो ये सब चल रहा है, ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आगे चल करके साम्राज्य विस्तार आएगा। अब आएगा अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार का मतलब होगा कि अब मतलब ढेर सारे आक्रमण होंगे। ढेर सारे आक्रमण का मतलब अलग अलग क्षेत्रों पे अधिकार किया जाएगा, वहां से उनको जीता जाएगा, इस तरह से चीजें होंगी। ठीक है, अकबर ने बहुत सारे साम्राज्य को जीत लिया था, नो डाउट। मुगल साम्राज्य बहुत दूर तक फैला था, और एक काफी केंद्रीय सत्ता अकबर ने अपने अंडर में कर ली थी। पंजाब से लेकर के पूरा, अगर हम देखें काबुल अबुल से पूरा क्षेत्र लेकर के बंगाल तक अधिकार हो चुका था अकबर का। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिमाग चलाता था, चतुर था, विद्वानों को अपने आसपास रखता था, उनसे चीजों को सुनता था। ठीक है, और कहा ऐसा जाता है कि उसकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, किताबें थी अकबर के लिए। भले पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो चीजों को इसलिए करता था ताकि लोग मुझे अच्छी अच्छी बातें बता सके। तो ये था प्रेमी। यही कुछ रीजन हैं जिसके कारण भारतीय इतिहासकारों ने उसको महान बताया। कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से, तो इस पे वो बहुत ध्यान देता था इन चीजों पर। और यही चीजें आपको दिखाई गई होंगी जब जोधाबाई महल में गई हैं। तो मूवी की बात कर रहा है, हम मूवी को तो एकदम कंडम मानते हैं, मूवी तो एकदम खराब है, कोई मतलब ही नहीं मूवी का। इन्हें तो पूरा बदल के रख दिया इतिहास। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जब ये महल में जाते हैं तो जोधाबाई उनको पढ़ा रही हैं। शायद आपको पता हो, अकबर जब वो जाते हैं तो जोधाबाई उनको कुछ सिखा रही हैं, लिखना बता रही हैं, सब है ये चीज बताई जा रही। तो ऐसा कुछ है। तो ये सब मूवी है, मूवी भैया मूवी है। भैया अकबर ने लिंगराज की मूर्ति तोड़वा दी थी। लिंगराज एक लिंगी महाराज थे जो मेवाड़ राजस्थान में पढ़ते थे, और आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष थे। इतना गुस्सा था अकबर को, जब इसने जीता था ना, लिंगराज की मूर्ति को तोड़वा दिया था इसने।
और आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राजा था। ठीक है, चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया था, एक दिन में 30,000 हिंदुओं को मारा गया था, 30,000। इससे उन्होंने जौहर कर लिया था चित्तौड़ में, और 30,000 हिंदुओं को एक दिन में मारा गया था। इतनी बड़ी मारकाट किसी ने भी नहीं की थी एक दिन में, और अकबर महान है। चलिए, महान है तो ठीक है। तो अब ये वो लोग बताएंगे जो हिस्ट्री नहीं पढ़े, और वो बताएंगे जो केवल एग्जाम के लिए पढ़े। जो एग्जाम से बाहर पढ़े होंगे वो कभी नहीं बताएंगे। तो ये चीजें वो हैं जो चल रहा था। अब आते हैं हम लोग साम्राज्य विस्तार पर। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार पर चलते हैं कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार किस तरह से किया। साम्राज्य विस्तार पे अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों को जीता इसने, जिसमें से आपका देखो, ये अधिकार तो पहले ही हो चुका है। आपको हमने बताया मालवा, 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 हाँ मालवा, बाज बहादुर वाला। बाज बहादुर वाला तो हो चुका है ना, क्योंकि बाज बहादुर को तो हरा ही दिया था उसने, और उपमती हार चुकी थी। दूसरा, इधर ये जो गढ़ कटंगा का क्षेत्र है ये जीत चुका है, जिधर रानी दुर्गावती थी। ये सब जीता जा चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके साम्राज्य विस्तार में क्या क्या आ रहा है। तो जरा हम नोट्स देखते हैं कि इनके साम्राज्य विस्तार में कौन कौन सा क्षेत्र है, फिर हम एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। 5-10 मिनट और लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। और अकबर, तो ठीक, ये अकबर का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, इसने अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया 1560 से 1596 तक। सॉरी 76, 96 तो बहुत दूर हो गया, ये तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय का है। तो 1560 से 1576 तक के लगभग का समय। मालवा जीता है 1561, वही आदम खां वाला। आदम खां जो बताया था हमने, जो महामनग्गा का बेटा था। ठीक है, तो मालवा जीता था इसने। चुनार जीत लिया था 1561 में आसफ खान ने। ठीक है, जो ये इलाहाबाद का सूबेदार था। और गोंडवाना क्षेत्र था जिसने रानी दुर्गावती पे आक्रमण किया था आसफ खान ने। ठीक है, ये यहाँ तक कहानी थी। सबसे ज्यादा विरोध किया राजपूतों ने, सबसे ज्यादा विरोध किया राजपूतों ने, जिन्होंने थोड़ा बहुत इसके खिलाफ हथियार उठाए। अब राजपूतों में सबसे पहले आमेर देखते हैं। तो आमेर का राजा जो भारमल, उसने तो भैया बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया हरखा बाई का। और ध्यान रखिएगा, आमेर का ही एक है मान सिंह, सबसे बड़ा धोखेबाज मान सिंह। अगर इसी किसी को भी अपने देश का देशद्रोही कहा जाए तो ये मान सिंह ही है। अकबर के साथ मिल गए जाकर के, और उनके सेना में, उनके दरबार में शामिल हो गए। ये आमेर के ही हैं। आमेर के देखो सबसे पहला क्या हुआ, आमेर का सबसे पहले तो राजा भारमल हैं। वो राजा भारमल जो अपनी पुत्री का विवाह कर दिए हैं, और इनका पोता है ये, इनका पोता है, ध्यान रखिएगा, राजा भारमल का पोता है मान सिंह। हरखाबाई इनकी इनकी बुआ है, हरखाबाई मान सिंह की बुआ है। तो यह अधीनता जब स्वीकार हो जाएगी तो मान सिंह इनके दरबार में चला जाएगा, और मान सिंह को एक बहुत बड़ी पदवी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, मान सिंह वही है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा है। ये मान सिंह ही लड़ा है, जो खुद राजपूत था, और मेवाड़ वो आमेर का था, और उसी ने उनके खिलाफ सेना लेकर के पहुंचा था ये। ठीक है, अच्छा, मेवाड़ भाई साहब, ये है मेवाड़। जब नाम आता है ना राजपूतों में, सबसे अगर कोई है तो ये मेवाड़ ही है। अंत तक अधीनता स्वीकार नहीं किया मेवाड़ ने। बहुत सारे क्षेत्र थे राजपूतों में, अजमेर था, बीकानेर था, जोधपुर था, जयपुर, बहुत सारे, सबने अधीनता स्वीकार की। लेकिन मेवाड़ की कहानी ही अलग थी। मेवाड़ की कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे देखो, इस समय चित्तौड़ का शासक कौन है? उदय सिंह है। जब अकबर का आक्रमण हुआ है, अकबर का आक्रमण जब हुआ है ना, तो उस समय शासक थे उदय सिंह है असल में। ठीक है, क्योंकि राणा प्रताप तो बाद में आएंगे ना, पहले तो इसका आक्रमण होगा ना। राणा प्रताप का तो 1572 के आसपास शासक बनेंगे महाराणा प्रताप, और फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होगा। तो राणा प्रताप का युद्ध बहुत बाद में होगा। ठीक है, और इसको हम समझा देंगे आपको। तो एक्चुअल में थोड़ा सा बस क्लियर करते हैं, इसको खत्म करते हैं। क्या कि एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कसम से यार, एक से एक महान बैठे हुए हैं सब। ठीक है, तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, 2 मिनट के लिए आप लोग ऑनलाइन सामने आइए। देखिए आप लोग सब वैसे ही हैं जैसे ऐड हुए थे तब से, या बीच में कुछ बदल चुका है स्थिति? भाई सब सुंदर हैं, एक बात बताए, हैं सब सुंदर, बिल्कुल एकदम चमकता है चेहरा मॉर्निंग के समय, है ना, दमकता है भाई, ओरिजिनलिटी है ये।
इस समय तुम ओरिजिनल हो, इस समय तुम ओरिजिनल हो, प्राकृतिक बिल्कुल, है ना। यही वो समय है जब आप प्राकृतिक। ठीक है, तो सब लोग हैं, श्रुति रुति मीनू सूरज, भाई सूरज ठीक है, कांता नवीन ज्योति गौरव प्रियंका इमरान। भाई इमरान कहाँ देख रहे हो तुम, कौन आ गया। तो कृष्णा है, ज्योति है, मोहम्मद इरफान, कंचन। हाँ भैया इरफान, लेक्चर क्या अपलोड हो गया ना, अब तो ठीक है। ठीक है हाँ, सावित्री सब लोग ऐड हैं, चलिए ठीक है, ओके वेरी गुड, सब बढ़िया है, सब लोग ठीक ठाक है। तो थोड़ा सा बस समय लेंगे, फिर खत्म करके हल्दी घाटी का युद्ध हम कल समझाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हम आज नहीं समझाएंगे, हल्दी घाटी का कल समझाएंगे। तो मेवाड़ का बता देते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं, क्योंकि आपको किताबों में, आप पढ़ने वाली किताबों में मैंने कुछ नहीं है। 2-3 लाइन में महाराज प्रताप को खत्म कर दिया इन लोगों ने, है अकबर की महानता के बारे में बता करके। ये वो मेवाड़ है जिसके राजा है बप्पा रावल। जब मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ था अरब का आक्रमण, ये मेवाड़ के शासक बप्पा रावल थे। पढ़िएगा कभी इसके टाइम मिले तो। इस बप्पा रावल ने ही किया था जिसमें 200 सालों तक अरबों का आक्रमण नहीं हुआ, 300 सालों तक। 712 के बाद एक मेन आक्रमण वही था, उसके बाद फिर गजनवी का आक्रमण हुआ है जाकर के। इतनी बुरी तरह से मारा था बप्पा रावल ने, मेवाड़ के जो थे, हिम्मत नहीं पड़ी थी अरबों की वापस आने की। कभी स्टोरी पढ़िएगा बप्पा रावल की। तो अरबों को हराया था इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बाद। और भील जनजाति थी मेवाड़ों में, भीलों ने बहुत हेल्प की थी, भील थे तो भील बहुत मानते थे इनको। ये भील ही है महाराणा प्रताप की हेल्प करेंगे। जब ये वहां चित्तौड़ छोड़ेंगे तो महाराणा प्रताप जब जंगल में जाएंगे तो भील जनजाति जो होगी वो इनकी हेल्प करेगा। उनको सौगंध दी जाएगी कि आप वही बप्पा रावल के समय के आपके पूर्वज हैं जिन्होंने अरबों को हराने में किया था। तब भील जनजाति शामिल हो जाएगी और मेवाड़ को जीतने में इनको मदद करेगी। तो बप्पा रावल है, उनकी तलवार बहुत मानी जाती थी। और उसके बाद का अगर शासक समझोगे तो राणा कुंभा, बहुत हिस्ट्री में इन लोग को जगह ही नहीं दी गई है, हम समझ नहीं पा रहे हमारे इतिहासकारों ने लिखा क्या है। ठीक है, फिर होते हैं मेवाड़ में, फिर आते हैं राणा कुंभा, बहुत प्रतापी शासक। अगला अगर आप देखो बाबर के समय तो है राणा सांगा, आप समझ ही गए हैं जो युद्ध हुआ था राणा सांगा का बाबर से। फिर आते हैं उदय सिंह, राणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता है। प्रतापी शासक केवल हम बता रहे हैं, बाकी हुए तो बहुत सारे शासक। फिर राणा उदय सिंह के बाद है महाराणा प्रताप, जिनको आप जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत बहुत प्रतापी है महाराणा प्रताप, तो बहुत ही कहानी इनकी अलग है। आपको बताया नहीं जाता मुगलों से 32 किले छीन लिए थे महाराणा प्रताप ने। आपको खाली ये बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए थे। अकबर की नाक में दम कर रखा था, उनके 32 किलों को अधिकार कर लिया था महाराणा प्रताप ने। ठीक है, और 32 से भी ज्यादा ही था, 32 तो खैर है, उससे ज्यादा ही रहा होगा। उदय सिंह कई बार में बता, क्योंकि हल्दी घाटी का हम कल समझाएंगे, तो आज हम थोड़ा बता दें। राणा सांगा जब मर गए हैं और उदय सिंह जो हैं बेटे, उदय सिंह, आपको एक याद है कहानी पन्नाधाय की, पढ़े हो हिस्ट्री पन्नाधाय वाली? पन्नाधाय वाली हिस्ट्री पता है, जो पहले बहुत पहले पढ़े होगे स्टार्टिंग में। खत्म हो तुम लोग, एकदम मैं खत्म हूँ, बिल्कुल है खत्म। भैया पन्नाधाय न होती तो आज महाराणा प्रताप न होते। पन्नाधाय ही वो है, उनको प्रणाम करिए, उनको नमन करिए पन्नाधाय को, कि आज आपको मेवाड़ और चित्तौड़ देखने को मिल रहा है। नहीं तो चित्तौड़ और मेवाड़ को धूल में मिला दिया गया होता बहुत पहले। पन्नाधाय है वो इतनी बड़ी वीरांगना या स्त्री समझ लो जिन्होंने बचाया इस चीज को। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था, और उदय सिंह का बेटा है महाराणा प्रताप, एक बहुत खराब शासक। हम पूरी कहानी में नहीं जा रहे, धोखेबाज एक शासक है, बस हम इतना बता दें, एक धोखेबाज शासक है वही मेवाड़ में ही। वो सबको मार देता है जितने उत्तराधिकारी रहते हैं, बस एक उदय सिंह बचे थे लास्ट जो उत्तराधिकारी रहते हैं चित्तौड़ के। और कर्णावती जो है, कर्णावती जो राणा सांगा की वाइफ थी, कर्णावती ने मरने से पहले, जौहर से पहले, उदय सिंह को, उदय सिंह जो बेटे थे, उदय सिंह को पन्नाधाय को दे दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने जौहर कर लिया था कर्णावती ने।
तो उदय सिंह को पन्नाधाय को दे दिया था ताकि वो उनका पालन करे। पन्नाधाय का एक बेटा था चंदन, जो हम उम्र था, चंदन और जो उदय सिंह, जब वो धोखेबाज है, कभी समय मिलेगा तो हम पूरी कहानी समझा देंगे। जब वो सबको मार लेता है तो ये उदय सिंह के पीछे पड़ता है और उदय सिंह के मारने के लिए कहता है कि मैं आज चित्तौड़ का पूरा उत्तराधिकार ही वंश ही खत्म कर दूंगा, आज से कोई भी यहाँ पर नहीं बैठेगा। पन्नाधाय को पता चलती है ये बात। पन्नाधाय कहते हैं कि अगर मैं इनको नहीं बचाती तो पूरा मेवाड़ खत्म हो जाएगा, चित्तौड़ का वंश खत्म हो जाएगा। पन्नाधाय ने उदय सिंह के कपड़े अपने बेटे चंदन को पहनाया, राजा का पूरा राजशाही वस्त्र अपने चंदन को पहनाया। ये उनका बहुत बड़ा बलिदान है, अपनी आंखों के समय अपने बेटे को मरते हुए देखना। चंदन को कपड़े पहनाए, पूरा इस तरह से पहनाए कि वो उदय सिंह लगे, और उदय सिंह को डोली के किसी की तरह से गुप्त रास्ते से उनको कुंभलगढ़ भिजवा दिया। कुंभलगढ़ भी मेवाड़ में पड़ता था, जो आगे चल करके इनकी राजधानी बनेगी। तो कुंभलगढ़ भिजवा दिया था। कुंभलगढ़ बहुत बहुत मतलब ये मेवाड़ की यही क्षेत्र है, कुंभलगढ़ है। और ये बाकी लोग तो मतलब क्या थे, लोग तुरंत अधीन था। बीकानेर जैसे शासक पहुंचता था मुगल, तुरंत सरेंडर। जैसलमेर तुरंत सरेंडर, जोधपुर तुरंत सरेंडर, आमेर तुरंत सरेंडर, हाड़ा तुरंत सरेंडर, बूंदी तुरंत सरेंडर, पूरा राजस्थान। एक खाली मेवाड़ था। अगर इस मेवाड़ के अलावा इन लोगों ने साथ दे दिया होता ना, अकबर के पांव उखड़ गए होते और अकबर के बाद कोई हिम्मत नहीं करता कि आ पाता। एक छोटा सा केवल मेवाड़ जो था, बस ये पूरा युद्ध जारी रखता है लास्ट तक, जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आज भी मेवाड़ में बहुत सारे गीत बने हैं महाराणा प्रताप पर। कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं उदय सिंह, जहां इनका लालन पालन होता है और इनको बचाया जाता है। तो पन्नाधाय वो धोखेबाज आता है और चंदन को मार देता है इनकी आंखों के साथ। पन्नाधाय बिल्कुल भी नहीं रोती, किसको पता न चल जाए कि ये मेरा बेटा है, बिल्कुल नहीं रोती, और उदय सिंह को बचा लिया जाता है। फिर उदय सिंह वही शासक बनते हैं जिनको आगे चल करके चित्तौड़ के युद्ध में हराया जाएगा। अकबर का युद्ध, अकबर भेजेगा सेना उदय सिंह को, तो उदय सिंह को हराता है। वो बहुत लड़ते हैं वीर से, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि सेना बहुत ज्यादा थी अकबर की, क्योंकि अब पूरा राजपूत मिल चुका है यार। देखो सिंपल सी बात है, सारे राजपूत जो है शामिल हो चुके हैं मुगल में। तुम्हारा बीकानेर, जोधपुर जितने हैं, सबकी सेना मिल चुकी है उसके साथ। तो राजपूत तो खुद ही खिलाफ है आपके, सब उसके खिलाफ ही है। सब ने अपनी अपनी बेटी की शादी कर रखी है अकबर से। जिस राज का करता था वो राजपूत अपनी बेटी की शादी कर देता था अकबर से, ठीक है। इधर ये चल रहा है, दिल्ली पे शासन उसका है ही है, मालवा का शासन उसके पास है ही है। पूरा भारत जब कब्जे में आ गया उसका, तो इतनी बड़ी सेना हो चुकी है कि टक्कर लेना मुश्किल है। तो उदय सिंह की हार होती है, लेकिन उदय सिंह बच जाते हैं किसी तरह, ठीक है। और ये चित्तौड़ का युद्ध ये जीत लेता है। चित्तौड़ का युद्ध जीत लिया, चित्तौड़ पे अधिकार होता है। फिर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और बेटे रहते वो, इन्होंने देखा था कि उदय सिंह का युद्ध, कि भैया हराया गया है उदय सिंह को, मतलब कहानी सुनी, उनको बताया गया इस तरह का, इस तरह से चीजें की गई थी। चलिए आगे कहानी हम कल बताएंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कल समझाएंगे जब महाराणा प्रताप आएंगे, ठीक है। सबका हम कल करेंगे, आज खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फिर वो हल्दी घाटी समझाएंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अकबर जो है वो 1542 में उनका जन्म हुआ है अमरकोट में, एक बीरसाल के उसमें, राजपूत राजा में ही। और फिर इनका पालन पोषण जो एक्चुअल में कामरान ने किया था, फिर इनका संरक्षक कौन है, वो बैरम खान है, जो गद्दी पे जब अकबर बैठा है 1556 में। फिर अगली बात 5 नवंबर 1556 में ही पानीपत का युद्ध हो गया है, जिसमें हेमू की हार हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए तो बैरम खान को हज पे भेजा गया, जिसमें उसके रास्ते में मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया गया, और इनका पुत्र होता है अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर आगे चल करके हम देखते हैं इनकी धाय माँ है महामनग्गा। महामनग्गा का एक बेटा है जो अधम खां है, और महामनग्गा का जो शासन चलता है उस दौरान पेटीकोट शासन कहा जाता है, ठीक है। और पेटीकोट शासन उसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और फिर ये जो अधम खां है, ये बाज बहादुर के खिलाफ लड़ता है 1961 में, जो मालवा का था। अच्छा, जो मालवा का था तो वहां पर वो लड़ता है, बाज बहादुर की हार होती है। बस मेन मेन चीजें याद रखनी, 1961 की बात है। और रूपमती पकड़ी जाती है, उसको मर जाती हैं। अधम खां का ये कहानी रहता है। फिर 1961 में अकबर अधम खां को मरवा देता है। आगे गढ़कटंगा की बात करते, गोंडवाना, इसको भूलना मत कभी, रानी दुर्गावती का। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के एक राजकुमार से होता है, दलपत शाह से, जो अमनदास के बेटे हैं। रानी दुर्गावती वीरता पूर्वक लड़ती हैं, लेकिन उनकी हार हो जाती है।
ठीक है। और सॉरी 1500 है, 1900 अगर निकल जाए तो 1500 की बात कर ली, इतना तो हो सकता है, कभी कभी 1800 1900 निकल जाता है, तो 1500 की बात कर लिए। और रानी दुर्गावती का जो बात चल रहा है वो आपका 1564 का है, ठीक है, रानी दुर्गावती का 1564 का है। लेकिन उनकी बहन कमला देवी को राज दरबार में भेज दिया जाता है, एक प्रकार से उनके हरम में भेज दिया जाता है। तो ये चीज ऐसी चल रही थी। फिर आगे चलते हैं तो जो इनका पहला विवाह देखा जाता है तो कछवाहा राजपूतों से होता है। कछवाहा राजपूतों में कौन थे? आमेर के राजा भारमल और उनके पुत्री हैं हरखाबाई, जिनको आगे चल करके मरियम उज जमानी का अधिकार मिलेगा और इनका पुत्र होगा जहांगीर। जहांगीर का विवाह होता है जोधपुर की एक रानी जगत गोसाई से, जिनका इतिहासकार आगे चल करके जोधाबाई कहते हैं, बट कुछ इतिहासकार जोधाबाई ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं। कुछ मानते हैं कि जो हरखाबाई है वही जोधाबाई है, और बाकी जो है वो मानते हैं। तो ये कंफ्यूजन का मैटर, बहुत कंफ्यूजन है, जिसमें आपको भी कंफ्यूजन में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें चल रही हैं। अच्छा यहाँ से कहानी खत्म होती है। और आगे चल करके तो बहुत विवाह होगा ही, अब सबको बताना जरूरत नहीं है। आपको हम बता दें कि जैसे जैसे ये जीतता जाएगा अकबर, सबसे विवाह होता जाएगा। अकबर बीकानेर जीतेगा, जैसलमेर जीतेंगे, जो जीतेंगे सब अपने अपने एक बेटी उनको दे देंगे, शादी होती चली जाएगी। तभी तो कहा गया कि 36 से ज्यादा बीबी थी इनकी, और हरम तो अलग अलग ही था, वो 5000 से ज्यादा स्त्रियां थी उसमें, जो उनका हरम था। तो ये ऐसी कहानी थी। फिर जब साम्राज्य विस्तार पे चलते हैं तो साम्राज्य विस्तार पे आपने देखा ये सब चल रहा था, और मेन इसका जो चल रहा है वो चित्तौड़ है। मेन चित्तौड़ है, चित्तौड़ को जितना ये बहुत उसमें जान चाहते हैं, जो मेवाड़ में पड़ता है। मेवाड़ एक बड़ा राज्य है, जैसे मेवाड़ समझो, अगर कंफ्यूजन हो रही तो हम समझा दे। आप लोग को मेवाड़ और चित्तौड़ में कंफ्यूजन होती है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो जैसे मालवा का बार बार नाम लेते हैं। मालवा, तो मालवा बहुत बड़ा क्षेत्र था एमपी का। मालवा के अंदर बहुत सारे क्षेत्र आते थे, जैसे चंदेरी का क्षेत्र आता था मालवा में, गढ़कटंगा वगैरह गोंडवाना का जो क्षेत्र उसमें आ जाता था, ठीक है, जैसे इंदौर वगैरह समझ रहे हो, तो ये सब आ रहा है। तो उसी तरह मेवाड़ एक राजपूताना क्षेत्र था बड़ा, उसके अंदर चित्तौड़ आता था। मेवाड़ में बहुत सारे क्षेत्र थे, जैसे कुंभलगढ़ आता था मेवाड़ में, मेवाड़ में चित्तौड़ आता था, ठीक है। तो एक बड़े बड़े क्षेत्र आते थे इसमें, चित्तौड़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेवाड़ के अंदर आता था। तो इस बार बार आपको मेवाड़ सब यूज होता है, ठीक है। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट किला है चित्तौड़ का किला, जहां पे महाराणा प्रताप वगैरह लोग रहा करते थे। तो वो है मेन चित्तौड़, ये मेवाड़ का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कभी, ठीक है। और ये चीजें, तो इसकी बहुत चीजें आपको हम बताएंगे। चित्तौड़ को जीतना चाहता था अकबर। चित्तौड़ खतरनाक किला था, उसको जीते जी बिना, और अकबर सीधी लड़ाई नहीं लड़ा पहले, इतना वो डर था या जो कह लो। पहले वो दूत भेजा करता था, 3 से 4 बार दूत भेजे थे महाराणा प्रताप के दरबार में कि आप संधि कर लो, आप हमारे अधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप ने कहा सवाल ही नहीं उठता, मैं आपकी अधीनता, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इवन मान सिंह पहुंचा था दरबार में, मान सिंह ने कहा, भोज पे बुलाया खाने पर, महाराणा प्रताप नहीं गए, मान सिंह गुस्से में आ गया, आप नहीं आए। कहता है कि एक ऐसा सरदार, एक ऐसा राजपूत जो मुगलों से जाके मिल चुका हो, मैं उसके साथ खाना नहीं खा सकता। महाराणा प्रताप ने कहा अगर आप राजपूत केवल रहे होते तो मैं जरूर आपके साथ शामिल होता, लेकिन अब मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। हाँ, मैं सम्मान करता हूँ आपका, इसलिए भोज मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आप अगर ये सोचे कि मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा तो ये मुझसे नहीं है। इसके बाद ही युद्ध हुआ था। मानसिंह जब पहुंचा था अकबर के पास, फिर अकबर ने टोडरमल को भेजा था और भी भेजा था। फिर उसके बाद सेना दी गई थी 1 लाख की, और मानसिंह लेकर के हल्दी घाटी के युद्ध में पहुंचा था उनके खिलाफ। चलिए उसकी बात हम आगे करेंगे, आज हम खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर बढ़ रहा है अब, है ना। तो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कल पूरा कंप्लीट भी ना हो पाए, एक लेक्चर और लग सकता है अकबर में, क्योंकि बहुत सारे प्रशासनिक काम के जो अब अच्छे काम है वो भी बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए है, ठीक है। अरे ये मत समझो भैया हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, देखो हैं, हम हमारे उसमें कुछ नहीं है, जो चीजें हैं वो हम समझा रहे हैं। तो अब एक लेक्चर आपका रहेगा जिससे आपको हम पूरा उसका प्रशासनिक अधिकार समझाएंगे कि प्रशासनिक सुधार क्या किया था, चाइना सुधार क्या किया था, बहुत अच्छे काम किए थे, धर्म के प्रति क्या काम किए थे, है ना, और दीन इलाही वगैरह जो धर्म चलाया था वो सब क्या था, किसानों के प्रति क्या क्या काम किए थे जो भूमि सुधार से रिलेटेड था, शेर शाह ने जो चीजें चलाई थी उसको आगे चलकर अकबर ने भी अपनाया था, वही सब चीजें उसको लागू किया था, जिसमें बहुत सारा अच्छा भी काम हुआ, जिसमें किसान वगैरह बहुत लाभान्वित हुए, जो चीजें थी समृद्ध हुआ, बहुत सारा चीजें बढ़ा आगे। वो उसके लिए शायद एक लेक्चर लग जाएगा हमारा। तो कल हम इसकी पूरी कहानी खत्म करेंगे, और अगर कल हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम एक लेक्चर और ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं अकबर महान के बारे में, ठीक है। कल हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।